इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 1947 तक जो हमारा काफिला पहुंच चुका था, उसके बाद मैंने कहा था कि एक मेट्रिक टॉपिक हम लोग का चलेगा जिसका सारोकार एक बृहद कालखंड से होता है। उसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक हम लोग का है वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। तो सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है, कल हम लोगों ने काफी बृहद परिप्रेक्ष्य में उसे देखने का प्रयास किया था। ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है इसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि 18वीं शताब्दी जो थी वो यूरोपियन कंटेक्स्ट में एज ऑफ एनलाइटनमेंट था, बौद्धिकता का युग था। क्यों यूरोपीय संदर्भ में ये बौद्धिकता का युग था? यूरोप को अंधकार युग से देखते हुए फिर तार्किकता का दौर जो पुनर्जागरण आया, और उस पुनर्जागरण से जो तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उससे देखते हुए हम लोग यूरोप की बौद्धिकता के युग पर आए थे। इसके पश्चात फिर हम लोगों ने अगली शताब्दी को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा था कि 19वीं शताब्दी भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बौद्धिकता का युग था, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो बौद्धिकता का युग है, इसी संदर्भ में एक प्रश्न हम लोगों ने देखा था कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा है, जो भारत में एक तार्किक चिंतन की परंपरा आ रही है, उसके पीछे निहित कारक कौन कौन से हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम लोगों ने काफी विस्तार में देखा, इस रूप में देखा भाई। इसे हम लोगों ने देखने का प्रयास किया कि राजनीतिक कारण क्या है, इसका सामाजिक कारण क्या है, इसका आर्थिक पहलू क्या है, इसका धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण क्या है, इसका वैचारिक कारण क्या है, और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां इसमें किस प्रकार से अपना योगदान दे रही है। ये कहानी हम लोगों की पिछले क्लास की रही। अभी हम लोग को कहां पे बढ़ना है? तो अभी हम लोगों को वहीं से अपने कारवां को आगे बढ़ाना है। तो आप सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग कहां बढ़ते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है? ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, और इस कड़ी में हम लोगों ने क्या देखा था? कारण का पहलू हम लोगों ने देख लिया था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण क्या थे, इसे हम लोगों ने देख लिया था। अभी हम लोगों को किस पे चर्चा करना है? तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का स्वरूप या प्रकृति क्या था। स्वरूप या प्रकृति क्या था? तो यहीं पे प्रश्न हो जाता है आप लोगों का। प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बहुविध स्वरूप या प्रकृति को सोदाहरण स्पष्ट करें। एक कल ही जो हम लोगों ने किया हुआ था वहीं से आप लोग एक प्रश्न और कर सकते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने जो चर्चा किया है, क्या आप सहमत हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का चरण भारतवर्ष में बौद्धिकता के युग का प्रतिनिधित्व कर रहा था किन्हीं दो बुद्धिजीवी विचारकों के संदर्भ में अपने मत का समर्थन करें। क्या आप सहमत हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का चरण भारतवर्ष में बौद्धिकता के युग का प्रतिनिधित्व कर रहा था इन्हीं दो बुद्धिजीवी विचारकों के संदर्भ में अपने मत का समर्थन करें? प्रश्न को थोड़ा सा मैंने होल्ड कर दिया है। होल्ड करने के साथ ही अब आगे जो हम लोग विचारक को देखेंगे वहां से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न में टर्म एंड कंडीशन लगा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ठीक है, तो आइए भाई पहले हम लोग इसकी प्रकृति को देख लेते हैं। What was the multidimensional character or the nature of the 19th and 20th century socio-religious reform movement? ठीक है, तो इसकी प्रकृति के संदर्भ में बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। जो बहुत सारे दृष्टिकोण हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुविध कारण कहते हैं। ठीक है, तो आइए भाई उसे समझते हैं कि कौन कौन से कारण हैं। तो पहला इसका जो चरित्र है
पहला इस आंदोलन का जो चरित्र है वो हमें क्या दिखता है? इस आंदोलन का चरित्र, इस आंदोलन का चरित्र सुधारवादी था, सुधारवादी था। In what ways we are able to say that the character of the socio-religious reform movement, it was reformist in that time scenario? कैसे हम कह सकते हैं कि सुधारवादी चरित्र है भाई? तो दो लोगों का उदाहरण दे दीजिए, उदाहरण किन्हीं दो लोगों का दे दीजिए। एग्जाम्पल जो है राजा राम मोहन रॉय और विवेकानंद हैं। ये दोनों क्या थे भाई? ये दोनों जो हैं, या और भी जितना उदाहरण आप दे सकते हैं, आपको करना क्या है? आपको जो है अपने मत का समर्थन देना है कि जो समाज में बुराइयां थी वस्तुतः इसका चरित्र क्या था, उस समाज की बुराइयों में सुधार लाना था। ठीक है, मैंने यहां पे दो उदाहरण दे दिया, राजा राम मोहन रॉय और विवेकानंद। तो चरित्र, जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि आपका स्वरूप क्या है भाई, आपका चरित्र क्या है, तो आपका स्वरूप या आपका चरित्र, अगर आप खूब मेहनत करते हैं तो आपका एक प्रकृति जो है, आपका जो एक प्रकृति है कि यू ऑल आर द लेबोरियस स्टूडेंट, ये प्रकृति ये हो गया भाई। आप एक स्टूडियस लेबोरियस है, स्टूडियस है, दिन रात केवल अगर एकमात्र लक्ष्य आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में गूंज रहा है कि आईएएस बनना है, तो आप एक डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं, आप मेहनती हैं, आप पढ़ाकू हैं, आपकी एक प्रकृति क्या है कि आप केवल आईएएस के लिए समर्पित हैं। अगर बहुत ज्यादा कपड़े का, मोबाइल का शौक नहीं है, तो एक प्रकृति आपकी क्या है? सादा जीवन उच्च विचार। तो सादा जीवन उच्च विचार, ये भी आपका अपना एक वो है, आपका एक प्रकृति है, नेचर है। खाने के बहुत शौकीन है तो आप एक फूडी हैं, ये भी आपका एक प्रकृति है। अगर किसी बात पे आपको गुस्सा जाता है तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। अभी तो मैंने आप लोगों की कई सारी विशेषताएं बता दी भाई, आपका चरित्र क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, आपका स्वरूप क्या है। वैसे ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का बहुविध चरित्र था, बहुविध प्रकृति था। तो पहला प्रकृति क्या है कि समाज में सुधार लाना चाहते थे, सुधारवादी चरित्र है। अगला क्या है भाई? अगला इनका चरित्र पुनरुत्थानवादी था। अगला जो चरित्र है इस आंदोलन का चरित्र पुनरुत्थानवादी था। पुनरुत्थानवादी था का मतलब क्या होता है? रिवाइवलिस्ट इन कैरेक्टर। अब सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी में क्या अंतर है भाई? यहीं पे एक प्रश्न और कर दिया जाए आपके साथ, एक प्रश्न और लिख लीजिए। 19वीं और 20वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अपने चरित्र में, अपने मूल चरित्र में सुधारवादी था, सुधारवादी था। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 19वीं और 20वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अपने मूल चरित्र में सुधारवादी था। The 19th and 20th century socio-religious reform movement was reformist in his character, critically analyzed. अब आप देख रहे हैं कई सारा इसका चरित्र है, तो आप कैसे उत्तर को एड्रेस करेंगे? पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि 19वीं शताब्दी भारत में बौद्धिकता का युग था और यहीं से जो है सामाजिक बुराइयों के विरोध में भारत के कुछ बुद्धिजीवियों ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की नींव रखी, जो कि आगे अनवरत रूप से 20वीं शताब्दी में भी जारी रहा। 31 शब्द 35 शब्द में आपका इंट्रोडक्शन हो गया भाई। पैरा 2 में आइए, तो पैरा 2 में आकर के अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा कि इस आंदोलन का चरित्र सुधारवादी है। इसे ये पैराग्राफ बना दीजिए। भारतीय समाज में कई सारी बुराइयां निहित थी, जैसे कि बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, बहु विवाह है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना है, सती प्रथा है, धार्मिक अंधविश्वास और आडंबर है, बहुदेववाद है, मूर्ति पूजा है। इन सारे बुराइयों के विरोध में जातिगत भेदभाव, क्षेत्रीय असमानता, इन सबको बताते हुए बता दीजिए कि कुछ समाज सुधारक जो रहते हैं, इन्होंने इन बुराइयों में सुधार लाने का प्रयास किया, जो कि सुधारवादी विचारक के रूप में जाने गए, जैसे कि राजा राम और विवेकानंद। अभी आगे हम लोग उन्हीं को करेंगे। अब बच्चों अगला चरित्र आपने क्या देखा? अगला चरित्र पुनरुत्थानवादी है। तो पुनरुत्थानवादी का मतलब क्या होता है? पुनरुत्थानवादी का मतलब है कि हमारे समाज में बुराई है, ये अतीत में, इतिहास के दौर में नहीं था। तो जो सुधार करना है वो यूरोप से प्रभावित होकर के नहीं करना है। पुनरुत्थान, जो हमारी धर्म की अच्छाइयां थी, समाज की अच्छाइयां इतिहास के दौर में थी, इतिहास के दौर में थी, तो उसी का आईना दिखाना है वर्तमान के भारत को। और समाज का पुनरुत्थान मतलब फिर से समाज को, धर्म की बुराइयों को समाप्त करते
हुए उसका फिर से पुनरुत्थान, फिर से उत्थान करना है। अब पुनरुत्थान में कोई बाहरी प्रेरणा नहीं है, सुधारवादी में बाहरी प्रेरणा हो सकता है, जैसे राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। पुनरुत्थानवादी में वैसे रूढ़िवादी चरित्र था। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण वहाबी और देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन। रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है? पुरातनपंथी मानसिकता होना, घिसी-पिटी मानसिकता होना। अभी क्लियर है बच्चों? मुझे भी पता है क्लास थोड़ी देर के लिए रुक गया था। अभी क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क का इशू था, अभी मुझे लग रहा है कि सब कुछ क्लियर है। तो मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात यह है कि रूढ़िवादी चरित्र था। कैसे? तो ये दो आंदोलन है, वहाबी आंदोलन और देवबंद आंदोलन। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भारत काफिरों का देश हो गया है। भारत काफिरों का देश। मध्यकाल में इस्लाम का काल था, इस्लाम के काल के बाद अंग्रेज आ गए। कह रहे हैं भारत काफिरों का देश हो गया है, भारत दारुल हर्ब हो गया है। अब इसे क्या करना है? इसे दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना है, फिर से इसे दारुल इस्लाम बनाना है। दारुल इस्लाम एक देश को बनाना, ये क्या है? ये कॉन्जर्वेटिव कैरेक्टर है, रूढ़िवादी चरित्र है। अरे अभी चला कि नहीं चला? मेरे सामने तो चल रहा है। जो आप लोग मुझे दिख रहे हैं, ये सामने की स्क्रीन लगा होता है, आधे भाग में क्लास चलता हुआ दिखाई देता है और आधे भाग में आपके कमेंट दिखते हैं। अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल गया ना? तो एक इसका आंदोलन का एक चरित्र क्या था? एक चरित्र जो है रूढ़िवादी चरित्र था। अगला क्या है भाई? तो अगला जो है इसका चरित्र प्रगतिशील चरित्र था। प्रगतिशील चरित्र था। अब ये छात्र के रूप में मैंने आपके कई चरित्र को बताया। या पढ़ाकू हैं, सादा जीवन उच्च विचार है, आप लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, आप जो हैं गुस्सा जल्दी, मतलब एक ही व्यक्ति के कई सारे स्वभाव हो जाते हैं समय समय के अनुसार। वैसे ही इनका रूढ़िवादी चरित्र किसमें दिखा? वहाबी और देवबंद आंदोलन में दिखा। प्रगतिशील चरित्र था। प्रगतिशील चरित्र मतलब आगे की ओर देख रहे थे। तो प्रगतिशील चरित्र का उदाहरण कौन है भाई? इसका एग्जाम्पल कौन है? तो फिर से राजा राम मोहन रॉय हैं, विवेकानंद हैं, विवेकानंद हैं, अलीगढ़ आंदोलन है, आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन है। राजा राम मोहन रॉय इंग्लिश शिक्षा के समर्थक थे, मतलब प्रगतिशील थे, आगे की देख रहे थे। वैसे ही विवेकानंद जाति पाति धर्म के भेदभाव से ऊपर मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हैं, हिंदू धर्म को नवीनता देते हैं, नियो हिंदुइज्म कहते हैं, नव हिंदुत्ववाद कहते हैं। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान रहते हैं, ये भी इंग्लिश शिक्षा के समर्थक रहते हैं। पश्चिम के प्रगतिशील दर्शन के समर्थक रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है भाई? इस तरीके से जो है आंदोलन का एक चरित्र जो है प्रगतिशील है। अगला क्या है? तो अगला चरित्र जो है डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। डेमोक्रेटिक मतलब कि आंदोलन का प्रजातांत्रिक स्वरूप था। प्रजातांत्रिक स्वरूप था। आंदोलन किसकी बात करता है भाई? तो आंदोलन समानता की बात करता है, आंदोलन बंधुत्व की बात करता है, आंदोलन जाति प्रथा का विरोध करता है। ये सारी बातें क्या है? आंदोलन मानवाधिकार की बात करता है। ये सारी बातें क्या है भाई? प्रजातांत्रिक ये चरित्र में होता है। मानवता का मानवता से भाईचारा, समानता का सिद्धांत, इक्वलिटी है, फ्रैटर्निटी है, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा हो, जाति प्रथा का विरोध हो। इसका उदाहरण क्या देंगे? इसका उदाहरण दे दीजिए वंस अगेन, बार बार राजा राम मोहन रॉय को ट्रिपल आर में कर दे रहा हूं। आर से राजा, आर से राम मोहन, आर से रॉय। राजा राम मोहन रॉय इसके उदाहरण है, समानता के पक्षधर रहते हैं। विवेकानंद यहां भी दे सकते हैं, या यंग बंगाल आंदोलन दे सकते हैं। जाति प्रथा का विरोध, प्रार्थना समाज, कोई भी उदाहरण आपके ऊपर है, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। आंदोलन का अगला चरित्र क्या है भाई? तो अगला चरित्र मध्यम वर्गीय चरित्र था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का चरित्र मध्यम वर्गीय चरित्र था। मध्यम वर्गीय चरित्र था। कैसे हमें पता चलता है कि मध्यम वर्गीय चरित्र है? How we are able to identify that the character of the socio-religious reform movement, it was middle class oriented. तो जो प्रमुख सुधारक थे, प्रमुख
सुधारक मध्य वर्ग से थे, मध्य वर्ग से थे। कैसे भाई? प्रमुख सुधारक मध्य वर्ग से थे, कैसे? तो कुछ तो एग्जाम्पल होना चाहिए। एग्जाम्पल ईश्वर चंद्र, विद्यासागर, केशव चंद्र सेन इत्यादि। दयानंद सरस्वती का नाम दे सकते हैं, विवेकानंद का नाम दे सकते हैं। ये सारे लोग कहां से हैं? मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। तो ये चरित्र क्या है इसका? मिडिल क्लास ओरिएंटेड है। अगला क्या है? तो अगला जो है इसका राजनैतिक चरित्र है। अगला चरित्र आंदोलन का राजनैतिक चरित्र है। राजनैतिक चरित्र में कौन है? तो दो नाम। इसका एग्जाम्पल कौन है? तो राजा राम मोहन रॉय और सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। इन दोनों लोगों ने क्या किया? इन दोनों लोगों ने ब्रिटिश शासन का समर्थन किया। ब्रिटिश शासन का समर्थन किया। तो ब्रिटिश शासन को समर्थन किया तो एक तरीके से क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में ये वैलिडेट कर रहे हैं, इसका एक राजनीतिक चरित्र भी हो गया। अगला जो है इसका धार्मिक चरित्र था। धार्मिक चरित्र था। इस आंदोलन का एक चरित्र धार्मिक था। उदाहरण के लिए भाई, बिना उदाहरण का अंधेरे में तीर मारना हो जाएगा, इसलिए उदाहरण अवश्य देना है। कैसे धार्मिक चरित्र है? तो दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या है अभी आप लोग देखेंगे। इसके साथ साथ वहाबी आंदोलन, ये क्या चाहते हैं? ये दार उल इस्लाम चाहते हैं। दार उल इस्लाम भारत को बनाना चाहते हैं। तो एक तरीके से इसका धार्मिक चरित्र है। अब भाई कहां पे आते हैं? अब प्रश्नों पर आ जाते हैं। कौन कौन सा प्रश्न आप लोगों ने देखा? तो प्रश्न है कि 19वीं 20वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अपने मूल चरित्र में सुधारवादी था। पहला हम लोगों ने सुधारवादी देखा। प्रश्न में आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। प्रस्तावना मैंने बता दिया था, अगला पैराग्राफ भी मैंने बता दिया था, सुधारवादी था। आलोचना करना है तो बाकी बचे हुए जितने हैं उन सबको बताते जाइए और कहिए कि नहीं, इस आंदोलन का चरित्र सुधारवादी के अलावा जो है जितना बताया वो भी था। अंत में निष्कर्ष बता दीजिए कि नहीं भाई, इसके बहुविध चरित्र थे। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बहुविध स्वरूप या प्रकृति का तो उदाहरण जो है स्पष्ट करें। अब यहां पे देखिए प्रश्न वही होता है, मतलब आत्मा उत्तर की जो स्पिरिट होता है वही होता है, शब्द बदलते हैं, प्रश्न के शब्द बदलते हैं। प्रश्न वही वाला है जो पिछला वाला प्रश्न है, सेम वही प्रश्न है, शब्द बदल गए। यहां पे सीधे सीधे कर रहे हैं बहुविध स्वरूप पर चर्चा कीजिए। जितना शुरू से हम लोगों ने अंत तक देखा चरित्र, सबको एक छोटे छोटे पैराग्राफ में दे देना है। अंत में कह दीजिए इस प्रकार हम निष्कर्ष देखते हैं कि आंदोलन का मूलतः एक चरित्र न होकर के विभिन्न समय में विभिन्न बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में बहुविध चरित्र के साथ ही आंदोलन आगे बढ़ता रहा। अगले प्रश्न पे आते हैं भाई, क्या आप सहमत हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मतलब 1850 से 1900, भारतवर्ष में बौद्धिकता का युग था, बौद्धिकता के युग का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अच्छा, ये तो अभी होना है, ये प्रश्न अभी होना है। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न नहीं है। तो जरा बताइए कि जो ये 2 या 3 प्रश्नों पे चर्चा किया गया, तो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? जो अभी लगभग आधे घंटा से चर्चा हुआ, ये पल्ले पड़ा हुआ कुछ क्या हुआ है? जो बहुविध चरित्र बताया कि आंदोलन का चरित्र सुधारवादी था, पुनरुत्थानवादी था, रूढ़िवादी था, प्रजातांत्रिक था, धार्मिक था, ये सब कुछ समझ में आया? चलिए, रूढ़िवादी मतलब मैं अभी जैसे कल आप लोग से बात कर रहा था ना कि छोटे कपड़े नहीं पहनना है, नशा नहीं करना है, इसे रूढ़िवादी भी कुछ लोग कह सकते हैं। रूढ़िवादी मतलब पुरानी परंपरा का समर्थन करना, जिसमें प्रगतिशीलता के तत्व अनुपस्थित हो। प्रगतिशीलता के तत्व अगर अनुपस्थित है तो रूढ़ी, जैसे दारुल इस्लाम बनाना है, भारत को इस्लामिक देश बनाना है, ये क्या है? ये रेडिकल माइंडसेट है। यही रूढ़िवादी का मतलब है। दारुल इस्लाम क्या है? ये अभी हो रहा है।
बुद्धि आंदोलन क्या है ये अभी आगे पता चलेगा। बाकी जो प्रश्न है वो अभी जो होगा वहीं पे आप लोग को पता चल जाएगा। आइए भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रमुख समाज सुधारक, मेजर सोशल रिफॉर्मर्स और उनकी विचारधारा एंड दियर आइडियोलॉजी। प्रमुख समाज सुधारक और उनकी विचारधारा, इसमें हम लोग अभी किसको देखेंगे? इसमें अभी हम लोग हिंदू धर्म के समाज सुधारक, एक एक करके क्रम से देखा जाएगा। हिंदू धर्म के समाज सुधारक, मुस्लिम धर्म के समाज सुधारक, सिख धर्म के समाज सुधारक और पारसी धर्म के समाज सुधारक। हिंदू धर्म के समाज सुधारक में बंगाल जो था वो क्या था? बौद्धिक गतिविधियों का गढ़ था, क्योंकि 1773 से ही जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी को, बंगाल प्रेसिडेंसी को सुपीरियॉरिटी दिया हुआ था, राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। जहां पे सरकार रहेगी वहां पे क्या रहेगा? वहां पे बेसिक सुविधाओं का विकास होगा। आज दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर को आप खुद देख सकते हैं। आज रैपिड मेट्रो का भी शुरुआत हो गया भाई। तो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कलकत्ता था, कलकत्ता में ही इसलिए अभी प्रमुख शिक्षा संस्थान थे और वहीं पे बौद्धिक गतिविधियां सबसे पहले फली फूली। तो हिंदू धर्म के समाज सुधारक, यहां पर एक और छोटा सा टाइटल दे देते हैं, बंगाल के समाज सुधारक। अब बंगाल के समाज सुधारक में एक लंबा नाम आएगा, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अगला जो है केशव चंद्र सेन और विवेकानंद। ये सारे लोग कहां से थे? ये सारे लोग बंगाल से थे। विशाल का प्रश्न है, सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हैं? क्योंकि पढ़ाना शौक है। पढ़ाना शौक ही नहीं कर सकते हैं, पढ़ाना एक जुनून है। पैसा कितना भी थके हुए हो, कभी हम लोगों का भी सर दर्द होता है, कभी अंदर से हल्का लगता है बुखार है, कभी और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, परंतु उसके बाद जैसे आप लोग आते हैं ना, आप लोगों के आने के साथ ही क्या होता है ना, बस कैमरा ऑन, ऑटोमेटिक ऊर्जा आने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है, आइए जो है तो हम लोग कहां पे आते हैं? राजा राम मोहन रॉय पे आते हैं। राजा राम मोहन रॉय पर स्पेसिफिकली भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहले एक प्रश्न ही हम लोग देख लेते हैं। एक प्रश्न और लिखिए, राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में योगदान पर चर्चा करें, योगदान पर चर्चा करें। एक और प्रश्न लिखिए, राजा राम मोहन रॉय ब्रिटिश भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पितामह थे, सविस्तार चर्चा करें। एक और प्रश्न करिए, मैं हट जाता हूं 10 सेकंड के लिए, आप लोग बोर्ड पे देख लीजिए। एक प्रश्न और करना है। चलिए एक अगले प्रश्न पे आइए। ब्रिटिश भारत में सती प्रथा हिंदू समाज की एक यथार्थ बुराई थी, एक यथार्थ बुराई थी।
सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों पर सविस्तार चर्चा करें। एक प्रश्न और कर लीजिए, एक प्रश्न और। बार बार मैं राजा राम मोहन रॉय नहीं लिखूंगा, आप लिख लीजिए। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज और इसके प्रमुख कार्यों पर, प्रोपोगेंडा या एजेंडा बोलते हैं, एजेंडा को कार्य नहीं करते हैं, इसके प्रमुख प्रचार अभियानों या कार्यों पर, इसके प्रमुख प्रचार अभियानों या कार्यों पर चर्चा करें। तो जितना ज्यादा प्रश्नों से आप खेलेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा आपको ये क्या होगा, उतना ज्यादा आपको जो है विश्वास बनेगा कि ये टॉपिक क्या है, टॉपिक मेरा जो है तैयार है। ठीक है, साहिब बेटा मत सुनिए, अभी विषय में ध्यान लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आइए पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। राजा राम मोहन रॉय का भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में योगदान। What was the contribution of the Raja Ram Mohan Roy in context of the socio-religious reform movement? अब देखिए ना, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नेम में फैक्ट बता देना ये अलग मुद्दा है। बार बार बच्चों आप लोग से मैं कहता हूं कि सूचनाओं का संग्रह कर लेना और मेंस में अच्छे अंक प्राप्त करना, ये दोनों अलग अलग विषय वस्तु है। समथिंग हैविंग द गुड नॉलेज रिगार्डिंग द सब्जेक्टिविटी and the something to fetch up the one of the finest marks on that particular topic, this is the different thing. आपको ज्ञान का संग्रह नहीं करना है, आपको कैसे आप एक अच्छा नंबर, एक अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, इस कला को समझना जरूरी है। पीटी स्पेशलिस्ट होते हैं, पीटी स्पेशलिस्ट से कितना भी कठिन प्रश्न दीजिए वो सब ठीक है प्रश्न करेंगे, मेंस में आकर के टाइट फिक्स हो जाते हैं। असल खेल पीटी तो क्या है, पीटी तो भीड़ को छाटना है, असल खेल तो भाई मेंस का ही है। ठीक है, तो इसे हम लोग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि राजा राम मोहन रॉय पे अगर ये प्रश्न पूछ दिया तो आप कैसे इसका उत्तर लिखें कि 60% परीक्षा जो चेक करने वाला है उसे लगे कि हाँ ये लड़का आईएएस मटेरियल मुझे लग रहा है, ये लड़का मुझे किताबी रट्टू तोता नहीं बल्कि ये लड़का मुझे एक आईएएस मटेरियल लग रहा है। किताबी ज्ञान परोसेंगे हमेशा औसत नंबर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी उम्र है, जो आपका कॉपी चेक करते हैं यूपीएससी में, आपके उम्र से ज्यादा उनको इस विषय में अनुभव है। आप एक किताब एक दो बार पढ़ ले वही बहुत बड़ी बात है। वो जो कॉपी चेक करने आते हैं कम से कम वो दो चार किताब अपनी लिखे हुए रहते हैं। सही है, तो आइए भाई अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं। राजा राम मोहन रॉय का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में योगदान। राजा राम मोहन रॉय बंगाल में पैदा हुए थे, जन्म इनका बंगाल में हुआ था। शिक्षा दीक्षा ये बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस और बिहार के पटना से ये थे। बहुभाषाविद थे, उस जमाने के भारत में सबसे ज्यादा भाषाओं को जानने वाले थे, मल्टीलिंग्विस्टिक थे। आप हिंदी माध्यम के छात्र, एक इंग्लिश ही आपके लिए ना घुमा रहा होता है, गोल गोल घूम रहे हैं कि इंग्लिश समझ में तो आता है, बोल नहीं पाते हैं, बोल पाते हैं तो 2-3 मिनट बोलते हैं, उसके बाद उठ जाते हैं। राजा राम मोहन रॉय उस जमाने में 18 भाषा पे उनका कमांड था। He had the expertise over the 1.5 dozen language. They were the classical and as well as they were the modern language. आधुनिक भाषाएं जैसे कि इंग्लिश बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, स्पेनिश बोलते थे। प्राचीन भाषाएं जैसे कि संस्कृत बोलते थे, हिब्रू बोलते थे, फारसी बोलते थे। 18 भाषा पे कोई एक लड़का, अगर आप लोगों के बैच में मैं कहूं ना, कोई एक बच्चा अगर जो है हिंदी के अलावा इंग्लिश बोलने लगे तभी होगा बड़ा विद्वान, प्रकांड विद्वान है। एक आध भाषा कहीं और बोलने लगा ना, स्पेनिश बोलने लगा तो लगेगा कि कुछ दूसरे ग्रह का है। उस जमाने में जब कोई कक्षा 8-10, आप अपने दादी होगी से पूछिएगा ना, कक्षा 10 पास उस जमाने में बिरले, आपकी दादी होंगी तो हो सकता है थोड़ा सा यंग वो होंगी, 70-80 की होंगी। 60 के पहले के जिनके दादी दादा होंगे ना, 1960 के पहले के, उस जमाने में कक्षा 10 पास करना जो है बहुत बड़ी तालीम होती थी, बहुत बड़ी शिक्षा माना जाता था। और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में राजा राम मोहन रॉय 18 भाषा बोलते थे।
इनकी इसी प्रतिभा से क्या होता है, इनकी इसी प्रतिभा से इन्हें जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिल जाती है। क्योंकि आधुनिक ख्यालात के रहते हैं, प्रगतिशील रहते हैं, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर भी रहे होते हैं। आइए भाई, लेकिन इसी के साथ साथ बौद्धिक गतिविधियों को भी आगे कर रहे थे। तो पहला हम लोग देख लेते हैं बौद्धिक क्षेत्र में योगदान। बौद्धिक क्षेत्र में योगदान, तो बौद्धिक क्षेत्र में योगदान में समाज सुधार का भाई पहला मुद्दा क्या होता है? समाज में सबसे बड़ी मुद्दा शिक्षा होता है। बौद्धिक क्षेत्र में योगदान, इसमें पहला मुद्दा क्या हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया और इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना। हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से किया था। डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया और वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। इनकी प्रमुख बौद्धिक क्षेत्र में इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी थी? तो प्रमुख पुस्तकें जो हैं, ये सब प्रश्न पूछा गया है प्री में। तो प्रमुख पुस्तकें तुहफात उल मुवाहिदीन थी। तुहफात उल मुवाहिदीन थी। फारसी के भी ज्ञाता थे भाई। इसका मतलब क्या हुआ? एकेश्वरवाद को उपहार। तुफात उल मुवाहिदीन, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद को योगदान, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। इसके अलावा प्रिसेप्ट टू जीसस, इसके अलावा ईसा के नीति वाक्य। नीति वाक्य क्या था? प्रिसेप्ट टू जीसस। इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने अपने धार्मिक दृष्टिकोण का, इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अपने प्रगतिशील धार्मिक दृष्टिकोण को रखा। धार्मिक दृष्टिकोण को रखा। जैसे कि हिंदू धर्म में बहुदेववाद है, कई सारे देवताओं की पूजा होती है, 32 करोड़ देवी देवता कहे जाते हैं। 32 कोटि के 1 कोटि में 1 करोड़ आते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि समाज में जो अंधविश्वास है, धर्म में जो बुराई है, ये बहुदेववाद के कारण है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? हमें एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर में आस्था करनी चाहिए। इसी के साथ साथ प्रिसेप्ट टू जीसस, ईसा के नीति वाक्य, ईसाई धर्म के जो सकारात्मक, साथ ही साथ जो नकारात्मक पहलू हैं, उसको इन्होंने इस पुस्तक में उभारा। 32 या 33 मान लीजिए, वही अगल बगल वाली बातें हैं। ठीक है, चलिए कोटि में वापस ले लिया। कोटि में करोड़ वाला शब्द वापस ले लिया। बहुदेववाद हिंदू धर्म में इतना तो स्वीकार करते हैं ना। अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, 25 दिन के बाद, 20 दिन के बाद दीपावली आएगा। दीपावली में देवी लक्ष्मी और गणेश की पूजा होगी। भगवान राम जो है अयोध्या इसी दिन आए थे, उनकी पूजा होगी। नए साल के साथ ही महाशिवरात्रि आता है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी बीता हुआ था। तो राजा राम मोहन रॉय का दृष्टिकोण क्या रहता है कि हमें इंस्टेड ऑफ द पॉलीथिज्म वी हैव टू फोकस, वी हैव टू पुट एम्फेसिस ऑन मोनोथिज्म। आइए भाई, अब आगे देखते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका क्या योगदान था। पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। कई सारे समाचार पत्रों का संपादन किया। समाचार पत्रों का संपादन किया, जैसे कि संवाद कौमुदी है। संवाद कौमुदी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्रह्मैनिकल क्रॉनिकल है। ब्रह्मैनिकल क्रॉनिकल है। और इसके साथ साथ मीरात उल अखलाक है। मीरात उल अखलाक है। किसी किताब में मीरात उल अखबार मिलेगा। मीरात उल अखबार सही नहीं है, फारसी शब्द है मीरात उल अखलाक है। संवाद कौमुदी, ब्रह्मैनिकल क्रॉनिकल और मीरात उल अखलाक, इन समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने क्या किया? तो इन समाचार पत्रों के माध्यम से राजा राम मोहन रॉय ने, इन समाचार पत्रों के माध्यम से राजा राम मोहन रॉय ने अपने सामाजिक दृष्टिकोण का, अपने धार्मिक दृष्टिकोण का, अपने राजनैतिक दृष्टिकोण को रखा।
और इस तरीके से जो भी समाज और धर्म में सुधार की बातें हैं, इन समाचार पत्रों पर वो अपने विचारों के माध्यम से संपादित करते थे। अंग्रेजी शासन की जो बुराइयां थी, अच्छाइयां पर किसी विचारों के समर्थक थे, जो कुछ चीजें उनकी गलत थी उसकी भी आलोचना करते थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल जॉन एडम्स रहते हैं। जॉन एडम्स ने क्या किया? जॉन एडम्स ने जो है उसे जो है समाचार पत्रों पे रेगुलेशन लगाया, उस पर प्रतिबंध लगाया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला इनका क्या है भाई? पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान हो गया। अगला इनके संगठन या संस्थान कौन से हैं? राजा राम मोहन रॉय के संगठन या संस्थान कौन से हैं? तो ये भी पूछा गया है। आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया। आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया। इसके साथ साथ ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना किया। आत्मीय सभा का गठन जो है 1814 ईस्वी में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। समाचार पत्र है, समय समय पे उस जमाने में रोज रोज समाचार पत्र नहीं निकलते थे, साप्ताहिक या पाक्षिक, अधिकांशतः पाक्षिक और मासिक निकलते थे महीने में, जैसे मैगजीन आपको क्रॉनिकल की पढ़ते महीने में एक बार। तो समाचार पत्रों के माध्यम से, और उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ अपना जो संगठन है, अपना जो संस्थान है, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज से भी अपने दृष्टिकोणों को रखते थे। तो ये क्या है? ये इनका राजा राम मोहन रॉय का योगदान है। सबसे विशिष्ट योगदान इनका क्या रहता है? सबसे विशिष्ट योगदान इनका सती प्रथा के विरुद्ध रहता है। सती प्रथा के विरुद्ध रहता है। सती प्रथा के विरुद्ध कैसा योगदान इनका है भाई? तो सती प्रथा के विरुद्ध इनकी संस्था ब्रह्म समाज जो है वो समर्पित रहती है। मैंने बताया आप लोगों को कि कहीं कहीं देखिए ईयर का एक साल आगे पीछे मिल सकता है, डिपेंड करता है कौन सा राइटर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक साल आगे पीछे का आपको आत्मीय सभा में कोई जो है 1815 कर रहा है, तो 1814 और 1815 ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वो कर रहे हैं, ये वेरियस राइटर में मिल सकता है। एक बार एनसीईआरटी देख लीजिएगा, तो एनसीईआरटी में दिया होगा वही होगा। कौन सा डाउट है अभिनव? जो है आप बस केवल ये कमेंट बार बार कर रहे हैं, डाउट क्या है उसका कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभिनव आपका प्रश्न क्या है वो दिखना चाहिए ना। आप एक ही मैसेज को अगर मान लीजिए आदमी पीछे घूम रहा है, इतना तेजी से कमेंट ऊपर जाता रहता है कि अगर 1-2 सेकंड भी हुआ तो कमेंट ऊपर चला गया, और मेरी बात आप तक पहुंचने में 1 मिनट बाद पहुंचती है। जो चीज मैं बोला सामने स्क्रीन लगा हुआ है, कोई भी जैसे हाथ में अभी उठाया वो 1 मिनट के बाद आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो तकनीकी बाधाएं हैं ना, अरे जो क्रिकेट आप देखते हैं ना, वो क्रिकेट एकदम से वो एक्चुअली आपके पास नहीं पहुंचता है, वो भी थोड़ा सा ट्रांसमिशन डिले रहता है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं बोल रहा हूं और आप जब लिख रहे हैं उसके बीच में थोड़ा सा वाद क्या है भाई, वाद किस संदर्भ में मैंने वाद का प्रयोग किया था। अब देखिए इनका प्रश्न नहीं दिखेगा, क्या नाम है अभी किसी का, मैं नाम कोई मेरी अभिनव है। अरे भाई मैं इंग्लिश जो भी शब्द बोलता हूं ना, उसके पहले मैं क्या करता हूं, उसके पहले मैं उसका हिंदी बोल चुका रहता हूं, ठीक है ना। तो उसपे कहीं से भी आप लोगों को कोई भी वो करना है, इंग्लिश में क्या बोला वो नहीं समझ में आया, उसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं समझ, उसका पहले ही मैं हिंदी बोल चुका हूं, या उसका बाद में फिर से अगर नहीं हिंदी बोला उसके बाद में मैं बोल देता हूं। अब देखिए वो फलक से गायब हो गए। अभिनव जो थे उनका डाउट था, डाउट के लिए मैं 1 मिनट से यहां पे खड़ा हूं, बार बार कह रहा हूं उनका डाउट क्या है वो कब आएगा, जब मैं पीछे मुड़ करके लिखना शुरू करूंगा। वाद का मतलब इजम होता है। अभी किस संदर्भ में मैंने वाद बोला? और अगला मुद्दा यही है कि अगर मैं लगातार कमेंट देखूं ना, तो कमेंट फिर क्या होगा, मैं कमेंट ही देखता रह जाऊंगा, सिलेबस कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो पूछ लीजिए, डाउट ही पूछ लीजिए आप लोग। राजीव भाई का स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा है, वही वाला पढ़ना है। वाद का मतलब विचार होता है भाई ना, वाद का मतलब विचार होता है, जैसे गांधीवाद है, मार्क्सवाद है, वाद मतलब विचारधारा से है। ये वाद वाला डाउट क्लियर हो गया? क्या मैसेज किया है? मैसेज तो आप खुद देख रहे हैं ना भाई, सेकंड भर के अंदर जो है निकल जा रहा है। हाँ बहुत बढ़िया वंश जो है, आप वंश लड़का है या लड़की है जो भी है, विचारधारा बहुत अच्छी है आपकी। और बोलिए डाउट ना, मैं देख रहा हूं। पुनरुत्थान का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप क्या है, मान लीजिए कि आज आप नशा नहीं करते हैं, 3-4 साल के बाद आप नशा करने लगे, तो 3-4 साल बाद आप नशा करने लगे, तो आपसे कहा जाए कि आप पहले ऐसे नहीं थे, 2023 में आप ऐसे नहीं थे, तो आप कैसे हो जाइए, 2023 जैसा हो जाइए। मतलब ये जो बुराई आपके अंदर आई है, मान लीजिए 2026-27 में कोई लड़का नशा करता है, उसे कह दिया जाए कि ऐसा मत रहिए, 2023 में जैसे थे वैसे हो। वही पुनरुत्थान है। समाज में जो बुराई है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, संप्रदायवाद है, दिख गया जो है, दिख गया। जब इतना आपने पढ़ लिया था अभिनव बेटा, जब इतना आपने पढ़ लिया था कि राजा राम मोहन रॉय को ब्रिटेन भेज दिया गया, पढ़ते समय आप ये नहीं पढ़े कि किस सन में भेजा गया था। अपने जीवन के मरने के 2 साल पहले वो
वो ब्रिटेन गए हुए थे। शेष जीवन तो बचा ही हुआ था ना। पुनरुत्थानवादी का मतलब होता है कि जो भी वर्तमान में बुराइयां हैं उसका सुधार अतीत के गौरवमयी पल को देख के किया जाए। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको बताया कि आज आप नशा नहीं करते हैं, 2-3 साल के बाद कोई बच्चा नशा करता है तो उसे आज की याद दिलाया जाएगा कि आप पहले ऐसे नहीं थे, आप जैसे पहले थे वैसे हो जाइए। ये पुनरुत्थानवादी है। समझ में आया? पुनरुत्थानवाद समझ में आया? और कोई डाउट पूछ लीजिए। ये रिवीजन वाला नहीं, रिवीजन वाला सैटरडे चलेगा, कल चलेगा, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय या अन्य से जो है वो पूछ सकते हैं। पागलपंथी नहीं करना बेटा, ठीक है। दिल और दिमाग दोनों जो है दुरुस्त रख करके प्रश्न पूछना है। सती प्रथा कब अंत हुआ ये अभी नहीं बताया जाएगा, अभी टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो डाउट पूछिए, बेवकूफी मत कीजिए। अगर मैं ये कहता राजा राम मोहन रॉय समाप्त हो गए और उस समय सती प्रथा नहीं बताया जाता तो शायद ये प्रश्न आपका लाजमी था। तो जब सब आप पढ़ ही लिए तो फिर यहां पे क्यों लाइव क्लास में है? चलिए आइए भाई, तो इनके सती प्रथा के विरुद्ध इनका जो है राजा राम मोहन रॉय का क्या योगदान था। मूलतः राजा राम मोहन रॉय को किस रूप में याद किया जाता है? मूलतः राजा राम मोहन रॉय को उनके सती प्रथा के विरोध में दिए गए योगदान के लिए जाना जाता है। राजा राम मोहन रॉय की जो भाभी रहती है, भाभी को ये अपने मां समान मानते थे। राजा राम मोहन रॉय की जो भाभी थी उसे ये अपने मां समान मानते थे और वही स्नेह इनकी भाभी का इनके प्रति था। घर से बाहर रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, उसी दौरान एक दुर्घटना में इनके भाई की मृत्यु होती है। उस मृत्यु के पश्चात जो बैरी जमाना, जो दुश्मन जमाना रहता है, समाज में सती प्रथा भाई कब से चल रहा है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख 510 ईस्वी से चल रहा है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से जब हमें प्राचीन काल से सती प्रथा का साक्ष्य मिल रहा है, उसमें एक पहलू यह था कि जो महिलाएं थी इतना स्वाभिमानी थी कि उनको लगता था कि पति मर गए तो अब मेरा जीवन कैसा, तो खुशी खुशी वो जलती चिता पर अपने को सती कर लेती थी। इनके भी भाई की मृत्यु हुई, लेकिन इनकी भाभी जो है वो मरना नहीं चाहती थी, उनकी चिता पे जल करके मरना नहीं चाहती थी। परंतु सती प्रथा समाज की बुराई थी। पति मर गया तो वही जो पुरुष प्रधान समाज है, एक महिला जी करके क्या करेगी, उन्हें क्या करना था, उन्हें जलती चिता पे कूद जाना था। समाज ये आशा कर रहा था। ऐसे में क्या किया जाता है, अरे भाई पहले का ये जमाना नहीं था ना, टेलीफोन कर दिया और टेलीफोन कर दिया तो चलिए जो है पूरा सूचना मिला और आप आ जाइए। और पहले के जमाना में राजधानी और शताब्दी चलती भी नहीं थी कि कहीं से चले और 15 घंटा में घर पहुंच गए। उस जमाने में तो रेलवे भी, राजा राम मोहन रॉय के समय में तो रेलवे भी शुरुआत नहीं हुआ था। रेलवे की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में करवाया था, वो भी एक छोटे से रूट पे चला हुआ था। चिट्ठी पहुंचने में 15-20 दिन लग जाता था, एक तरफ से चिट्ठी पहुंचने में। तो मर गए तो क्या था भाई, मर गए तो उनका दाह संस्कार करना था। राजा राम मोहन रॉय थे नहीं, उनकी पत्नी जो चिता पे मरना नहीं चाहती थी, लेकिन समाज की परंपरा थी। राजा राम मोहन रॉय खुद एक ब्राह्मण परिवार से थे। ऑल्दो द राजा राम मोहन रॉय वाज फ्रॉम द ब्राह्मण फैमिली। अब बैरी जमाना क्या करता है भाई, इनके भाभी को जबरन, वो मरना नहीं चाहती, जबरन घसीटते हुए लेके जाते हैं कि नहीं पति मर गया तो इस दुनिया में रह करके क्या करोगी, मरना तो पड़ेगा। वो चीखती है, चिल्लाती है, बताया ना, अबला जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों। अबला भाई क्या कर सकती है, 10 लोग घसीट करके लेके जा रहे हैं। उस समय जो हृदय की पीड़ा है वो सोचती है कि शायद राम मोहन होता, राजा की उपाधि तो अकबर द्वितीय ने दिया था, राम मोहन उनका नाम था। इनकी भाभी सोचती है शायद राम मोहन होता तो हमें बचा लेता। जलती चिता पे उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको जबरन जो है फेंक दिया गया। आग की लपटों में उनकी बिना इच्छा के उनको फेंक दिया गया। जब पहले के जमाने में सती प्रथा किया जाता था, जैसे भाई कोई जिंदा आग में अगर है तो छटपटाएगा कि नहीं छटपटाएगा? एक सेकंड के लिए कोई दिवाली का छोटा सा फुलझड़ी या पटाखा हाथ में छूट जाता है तो हालत खराब हो जाता है। कोई जिंदा जलेगा तो क्या होता था, छटपटाता था। जैसे ही जिंदा जलने वाली औरत छटपटाती थी तो गांव का हुजूम होता था, वो भगता था कि जिंदा जल रही है इसे मत देखो, भगो। जिंदा ढकेल रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जिंदा जल रही है इसे मत देखो, पूरा भगते थे। और क्या होती है भाई, वो जलती चिता में फेंक दिया जाता है, चीख पुकार के साथ वो चिता से गिर पड़ती है। गिरने के साथ ही क्या होता है, वस्त्र जल चुका था, अर्ध नग्न अवस्था में, अर्ध जली अवस्था में इसी तरीके से बच करके झाड़ियों के पीछे छुप गई रहती है। बच्चों थोड़ा सा फिर से कई बार कहता हूं, सिलेबस से बाहर निकल करके सोचिए। कोई भी अंग अगर जल जाता है ना तो रात भर नींद नहीं आती है। एक चाकू से थोड़ा सा हाथ कट जाए या कुछ भी हो जाए, जिस महिला का पूरा शरीर जला हुआ है, झाड़ियों के पीछे उस छुपी हुई है, वो जो कह सकते हैं हेल्पलेस होना, हेल्पलेस मींस की असहाय की अवस्था होना, वो पीड़ा, वो दर्द की भावना होना, और वो करुण क्रंदन होना। आज इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री, आज भी गांव में लोग शौचालय, शौच जो खेतों में जाते हैं, अगली सुबह जब लोग शौचालय को जाते हैं
और हाथ में लोटा लेकर के शौचालय में, अभी भी गांव में लोग जाते हैं। अगली सुबह जब लोग शौचालय में जाते हैं तो झाड़ियों के पीछे इनकी भाभी को अर्धजली अवस्था में जिंदा पाते हैं। फिर से चिता सजाई जाती है, फिर से चिता को जलाया जाता है और फिर से उस अर्धजली महिला, अर्धनग्न महिला को फिर से उस चिता पे फेंका जाता है। और इस प्रकार हमारा बेरहम जमाना उन्हें जीते जी मार डालता है। राजा राम मोहन रॉय जब लौट करके आते हैं तो इनको जब ये सूचना मिलता है कि मरते समय वो आपको चीख रही थी कि शायद आप उनको बचा लेते हैं, ऑल्दो ही वाज फ्रॉम द ब्राह्मण फैमिली, लेकिन इन्होंने कहा कि धिक्कार है ऐसे धर्म को। राजा राम मोहन रॉय जब उस घटना को मेमोराइज करते हैं, किस तरीके से वो जली होगी, किस तरीके से वो पूरी रात जो है जली हुई अवस्था में झाड़ियों के पीछे छुपी होगी और कैसे ये बेरहम जमाना उन्हें फिर से जलाया होगा, वो कहते हैं धिक्कार है इस धर्म को, जो धर्म एक मानव को, एक मानव का प्राण लेने का अधिकार देता है। और उसी दिन से वो क्या हो जाते हैं, सती प्रथा के विरोध में दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं। मां समान इनकी भाभी तो जीते जी चिता पे जला दी गई, फिर से कोई अबला महिला फिर से चिता पे न फेंकी जाए। जीवन का लक्ष्य ही क्या बना दिया, सती प्रथा का विरोध करना। अब मजाक है क्या भाई, सती प्रथा जो समाज की प्रथा है, आप अगर उसके खिलाफ खड़ा हो गए तो मजाक है क्या, वो खत्म हो जाएगा। उसके खिलाफ बाकायदे सांगठनिक रूप से संगठन बनाकर उसके खिलाफ जो है क्या करते हैं, एक पूरा एजेंडा चलाया जाता है। वो संगठन कौन सा बनता है, वो संगठन ब्रह्म समाज बनता है। तो राजा राम का ये कहना है, मोहन रॉय का ये कहना है कि ये ऐसी बुराई है, सती प्रथा को मान्यता किसने दिया है, हिंदू धर्म ने दिया है। हिंदू धर्म के ठेकेदार कौन है, ठेकेदार पुरोहित वर्ग है। और पुरोहित वर्ग जब ठेकेदार है, आम जनता उनकी बातों को क्यों मानती है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करती है। वो कहते हैं जब तक भारत में लोग मूर्ति की पूजा करते रहेंगे, जब तक भारत में लोग बहुदेववाद के चंगुल में फंसे रहेंगे, तब तक धर्म लोगों के ऊपर तांडव करेगा, तब तक धर्म लोगों के ऊपर तांडव करेगा। समस्या सती प्रथा है, ये तो समझ में राजा राम मोहन रॉय को आ गया, लेकिन इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, इसकी जड़ें बहुत लंबी हैं। तो ये पहले जड़ पे प्रहार करना चाहते थे कि जड़ पे प्रहार करो, फिर समस्या हमेशा के लिए समाप्त होगी। तो इस रूप में क्या होता है, इस रूप में अब हम लोग आगे देखते हैं कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या रहता है। तो पूरा 4 फोल्ड पाथ रहता है, 4 जो कह सकते हैं कि डायमेंशनल प्रोग्राम्स रहता है। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य है मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, टू अपोज द आइडोलेटरी प्रैक्टिसेस। मूर्ति पूजा को आइडोलेटरी प्रैक्टिसेस कहा जाता है। अब इसे आ गया बफर कर रहा था, आ गया। तो पहला क्या है भाई, तो पहला जो इसका वो रहता है उद्देश्य, मूर्ति पूजा का विरोध करना रहता है। अगला जो है पुरोहित प्रथा का विरोध करना है, पुरोहित प्रथा का विरोध करना है, टू अपोज द प्रीस्टी क्लास। जब तक आप पुरोहित पर विश्वास करेंगे तब तक आपको धर्म को इसी रूप से गलत रूप में बताया जाएगा। आप स्वयं उन धर्म ग्रंथों को पढ़िए और स्वयं उन धर्म ग्रंथों को पढ़कर के अपने दृष्टिकोण का विकास कीजिए। और अगला क्या था भाई, तो अगला था कि सती प्रथा का उन्मूलन, टू एबॉलिश द सती प्रैक्टिसेस। और अगला चौथा उद्देश्य क्या था, सती प्रथा को समाप्त करके कैसा महिलाओं के लिए कैसा भारत तैयार करना है, तो महिला सशक्तिकरण, टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ वुमेन। ऐसा नहीं था बेटा ना, कोई एक समाज ही नहीं करता था। शायद आप चित्तौड़ का युद्ध सुने हैं, 25,000 महिलाओं के अंदर ये स्वाभिमान था कि अरे हमारे यहां पे क्या था भाई कि पर्दा प्रथा लोग घर के अंदर करते थे। जो ससुर हैं और क्या कहा जाता है जेठ हैं, उनके सामने भी बहु पर्दा करती थी। और एक आक्रमणकारी तन को तो छूना दूर है, तन को तो छूना दूर है, वो तन को देख ना पाए, ये समाज की महिलाओं का समर्पण होता था। चूंकि राजपूतानियां इसे शौक से करती थी, मध्यकाल में भाई राजपूत युद्ध में लड़ते थे, उसे शौक से करती थी, परंतु ये प्रतीक बन गया किसका, पतिव्रता नारी का प्रतीक बन गया। अन्य समाज की भी जो महिला हंसते हंसते कि हमारा पति नहीं रहा, हमारा इस दुनिया में कोई वो नहीं है, वो भी पूज जाती थी तो कहा जाता था पतिव्रता थी। जो नहीं पूजती थी उसे कहा जाता था कि चरित्र में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, तब तो पति के साथ वो नहीं जल मरी। तो
एक समाज पे मत थोपिए, एक समाज में बड़े पैमाने पर था। बाकी जो भी महिला पतिव्रता नारी के रूप में थी, जिनका स्वाभिमान था वो, और पहले के समय में मध्यकाल में होता क्या था, युद्ध को जीतने के बाद खुलेआम लूटपाट एक कर ही होता था। खुम्स नामक कर होता था। खुम्स नामक कर मध्यकाल में बकायदा जिस देश को हरा दिया, जिस राज्य को हरा दिया, बकायदा खुलेआम लूटपाट किया जाता। खुलेआम लूटपाट का मतलब कि अभी देख लीजिए हमास वाले क्या किए हैं, लग्न करके जो है महिला को और गाड़ी पे घुमाए हैं। महिलाओं के साथ दुराचार होता था। महिलाओं के साथ दुराचार होता था। इस संभावना से बचने के लिए जब लगता था युद्ध हार गए, इंडिविजुअली अगर किया, अगर व्यक्तिगत रूप से किया जाता था तो सती प्रथा थी। जब सामूहिक रूप से किया जाता था उसे जौहर कहा जाता, उसे जौहर कहा जाता। जो कल भी मैं आपको झकझोरा था ना कि कुछ तो है कि हंसती मिटती नहीं। राजपूतों में परंपरा थी कि जिस युद्ध में उनको लगता था कि हार निश्चित है, युद्ध कई दिन तक चलते थे, जब ये लगता था कि अगले दिन हार निश्चित है, आप अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को बचाने के लिए अपने जो कहा जाता है ना, लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर। युद्ध महीनों महीने चलते थे भाई। जब लगता था कि हार निश्चित है, मात्र कुछ सैनिक बचे हुए हैं, कल जो है आर पार की लड़ाई में, अच्छा समर्पण भी नहीं करते थे। अपने हाथों से अपनी आप वो महसूस कीजिए ना कि वो कौन सा भाई। अभी मैं कहता हूं आप अपने माँ बाप के लिए क्या है, आप अभी नहीं समझ पाएंगे। आप अपने माँ बाप के गुरूर हैं, आप अपने माँ बाप की आंखों के नूर हैं। आप लाख सोचे कि मैं सच समझ रहा हूं कि मैं अपने माँ बाप का क्या हूं, मैं बच्चों 100% लिख लीजिए, अभी आप नहीं समझ। जिस दिन आपके अपने बच्चे होंगे ना, उस दिन ये भावना आएगी कि मैं अपने, जो प्यार आपको अपने बच्चों से होगा वही प्यार आपको समझ में आएगा। मेरे मम्मी पापा भी तो इसी तरह से प्यार किए होंगे। अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को, अपने घर की महिलाओं को जिंदा जला देते थे और उसी भस्म को अपने माथे पर, अपने शरीर पर रगड़ करके जाकर के युद्ध के मैदान में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते थे। ये बलिदानियां हुई हैं। ये इस स्तर का जो आप कह सकते हैं कि जो वैचारिक वो थी, इतिहास में कभी जलील न होना पड़े कि हमारी घर की बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ किसी आक्रांता ने जीतने के बाद सामूहिक दुराचार किया था। आपको हर बार मैं ये प्रयास करूंगा कि आप सिलेबस की सीमा से, इतिहास सिलेबस है ही नहीं भाई, आईएएस की सीमा से आप बाहर निकलिए और आप समझने का प्रयास कीजिए कि मानवता किस झंझावात से, भारत का इतिहास भी जो आप बचे हुए हैं, किस झंझावात से, किस दुराचार से और किस संक्रमण के दौर से गुजरा है। तो एक समुदाय पे मत थोपिए कि बस केवल वही समुदाय अपनी अस्मिता के लिए, अपने मान सम्मान के लिए अन्य समुदाय की महिलाएं भी जौहर करती थी, सामूहिक रूप से मरती थी। घर में हमारे जेठ और हमारे ससुर हमारा कभी चेहरा नहीं देख पाए और एक आक्रांता आकर के जो है वो खुलेआम लूट का मतलब वही होता था भाई, दुराचार होता था। महिलाओं को जो गहने दिए जाते थे, पहले गांव में कच्चे मिट्टी के घर होते थे। बैंक में आज भी गांव में लोग बैंक के लॉकर में सोना नहीं रखते हैं। आज भी गांव में लोग जो कच्ची मिट्टी के घर होते हैं उसी में वो अपना सोना, दादी हो चाहे माँ हो चाहे चाची हो चाहे घर की बहू हो, सारे लोग सोना घर पे ही रखते हैं। ये बात विदेशियों को पहले से पता थी। तो जब युद्ध जीतते थे तो कच्चे घरों को तोड़ दिया जाता था, क्योंकि उसमें से सोना मिलता था। राजा राममोहन राय का यह सोचना है भाई कि सती प्रथा मूल समस्या नहीं है। मूल समस्या क्या है? जो धार्मिक आडंबर है। धार्मिक आडंबर में क्या है? मूर्ति पूजा का वो विरोध कर रहे हैं, पुरोहित प्रथा का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक ये पुरोहितवाद बना रहेगा तब तक इसी तरीके से जनता को अंधविश्वास की तरफ उन्मुख किया जाएगा। फिर कहते हैं कि ये सती प्रथा समाप्त होना चाहिए। मेरी भाभी के साथ हुआ लेकिन फिर से दूसरे के साथ ना हो। और सती प्रथा समाप्त होना ही महिलाओं की समस्या का समाधान नहीं है। तो अगला जो दृष्टिकोण था कि महिला सशक्तिकरण करना है, महिलाओं को शिक्षा दिलवाना है, बहुविवाद का विरोध करना है, कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करना है, दहेज प्रथा का विरोध करना है। और राजा राममोहन राय के इसी ब्रह्म समाज का उद्देश्य था, इसी का प्रभाव था कि अगले साल क्या हुआ, 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग रहते हैं। विलियम बेंटिंग ने क्या किया? विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। यही राजा राममोहन रॉय का योगदान है। चलिए आप बताइए, राजा राममोहन रॉय समाप्त हुए? अब कहीं पे कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए। आगे वाले पे बढ़ा जाए। राजा राममोहन रॉय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय रहते हैं। अकबर द्वितीय की पेंशन बंद हो गई थी प्लासी के युद्ध में, आपने देखा। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह जो है वो शामिल हुए थे। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन दे दिया गया, आगे चल के उनको अद्धा करवा दिया गया। अकबर द्वितीय का पेंशन भी बंद कर दिया गया। उस जमाने में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजा राममोहन रॉय थे, सबसे ज्यादा भाषाओं पे उनका ज्ञान था। 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने क्या किया? अकबर द्वितीय ने उनको जो है अपने पेंशन पे बात करने के लिए ब्रिटेन भेजा। राजा राममोहन रॉय ब्रिटेन जाते हैं, वहीं पर उनकी मृत्यु होती है और वहीं पे ब्रिस्टल शहर में उनको दफना दिया गया। तो आज भी उनकी जो समाधि है वो कहां पर है? ब्रिस्टल शहर में है। ठीक है, चलिए भाई अब कहां बढ़ते हैं हम लोग?
अब हम लोग आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर पर। चलिए भाई अभिनय, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो शुरुआत में यही बहस था जो बहुत ज्यादा अंदर से मुझे भी पीड़ा हो रहा था कि बिना जाने बिना समझे बच्चे विरोध कर रहे हैं। बिना जाने समझे अगर किसी का भी कोई विरोध कर रहा है तो, और वो भी ज्यादा नहीं थे, वो सब गिन चुन करके 10-15 या 20 रहे होंगे। धीरे धीरे उनमें से अधिकांश का मुझे नाम याद है कि बाद में उन्होंने कहा कि सर शुरू में मुझे लगा कि जो है आप नहीं पढ़ा पाएंगे, आप नहीं वो कर पाएंगे, फिर बाद में कहीं सर बहुत मजा आ रहा है। तो सब मिला जुला करके बच्चों ये है कि अब धीरे धीरे 1-1.5 महीना हो गया आप लोग का बैच शुरू हुए। जो समर्पण है, जो मेहनत है, वो प्रतिदिन क्लास में आप लोग को दिखता होगा। और फिर अब आप लोग का मैं मैसेज देखता हूं, मैसेज को ही देख करके समझ में आ जाता है कि आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो स्नेह है, वो अब जो विश्वास है वो बन चुका है। लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, राजा राम मोहन रॉय हो गए, आगे हम लोग बढ़ते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात कौन था? राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात द्वारकानाथ टैगोर आते हैं। द्वारकानाथ टैगोर के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर आते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ये कौन है भाई? तो देवेंद्रनाथ टैगोर, बस कीजिए मैं आप लोग को जवाब दे दिया ना। चलिए, तो कल सुबह क्लास होगी, इसका कोई अभी मुझे सूचना नहीं मिला हुआ है, ठीक है? तो चलिए भाई, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो रहते हैं ये कौन रहते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी रहते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? आज सूरज, मैं आपका मैसेज कई बार देखा। देखिए भाई, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, ठीक है? हम लोग एक शिक्षक ही हैं। एक शब्द मैं जो महसूस किया हूं कि आप लोगों ने हमेशा उस, मैं जाने कि आप लोगों को शायद अच्छा लगता है, इतना बात करते हैं, जब तक मैं आप लोगों को इससे प्रतिवाद नहीं देता हूं तब तक आप लोग का कमेंट रुकता नहीं है। और बाकी इस तरीके से कमेंट करना कि सर मेरा भी नाम लीजिए, ये हम लोग भी भाई आप ही जैसे लोग हैं। एक शिक्षक है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिलियनर या कोई वो नहीं है, आप ही लोगों के बीच से आप ही लोग के बड़े भाई के रूप में है। और इसी तरीके से आप लोग जो है कुछ महीने हम लोगों के साथ रहेंगे। कुछ महीनों के बाद फिर क्या होता है, यही हमारा और आपका संबंध है कि कुछ महीनों के बाद आपका बैच समाप्त होता है, फिर आप पिछड़ जाते हैं। मुद्दे की बात यह रहती है कि क्लास के माध्यम से ही जीवन का जो सुख, जीवन का जो अनुभव और जीवन की जो सार्थकता, मेरे क्लास में आप कभी नहीं देखेंगे ना। बहुत सारे मैं यूट्यूब पे देखता हूँ शिक्षकों को कि मुझे लगता है कि हम लोग गांव से निकले हुए लोग हैं, गांव से निकले हुए लोग हैं, तो मेहनत करके निकले हुए लोग हैं। अपने दौर में जो हम लोगों को संस्कार मिला, ऐसा नहीं था कि गरीबी की वजह से 30 किलोमीटर साइकिल चला करके पढ़े हुए। अपने गांव से माँ बाप का संस्कार था कि सबसे अच्छे स्कूल से पढ़ना है, सबसे अच्छे कॉलेज से पढ़ना है। गांव से 15 किलोमीटर दूर कॉलेज था, 15 किलोमीटर साइकिल चला के जाना, दिन भर वहां पे स्कूल में क्लास करना, क्लास करके फिर 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर आना। अब बच्चों ये बताइए कि एक छात्र जो है, और ये ऐसा नहीं है कि 25 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र की बात बता रहा हूं, 15 साल की उम्र में 30 किलोमीटर साइकिल चलाना ना, और रोज प्रतिदिन, हर सप्ताह, हर महीना, सालों साल। कल आप लोगों से मैं कह रहा था पश्चिमी संस्कृति में पतन हो रहा है, कभी भी अपना कंपटीशन नकारात्मक दिमाग में सोच ही नहीं लाना है। अगर नकारात्मक सोचा जाता तो हम लोग के साथ भी गांव के लड़के, गांव में बहुत सारे अपने साथी छूट गए कि मन में कभी नकारात्मक भाव नहीं था। 30 किलोमीटर साइकिल चला करके रोना नहीं रोना था कि 30 किलोमीटर साइकिल चला। उसके बाद पढ़ाई भी मेहनत से किया जाता था, मेहनत से पढ़ाई करते करते एकेडमिक, मैंने एक आध दो बार शायद आप लोग को बताया भी, जब शुरू में आप लोग विरोध कर रहे थे, क्लास में हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस रहता था, बेहतर जो है, और वो सारे रिजल्ट उसके प्रमाण है। तो लगता है ना कि मध्यम वर्गीय परिवार का, गांव से माता पिता है, माता पिता की सोच क्या है, मेरा बेटा किसी तरह से आगे निकल जाए, मेरा बेटा जो है हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए। हम लोगों के दौर में मोबाइल नहीं था, आज आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल फोन है। आपको बस सिलेबस पढ़ा, मैं कह रहा हूं रोबोट हो गया, सिस्टम रोबोट हो गया। आ गए, बस सिलेबस पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद कुछ आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात की, उसी में जो कहा जाता है ना ढक्कन का पत्तन। 20-22 साल की उम्र के बच्चे आपसे भी जो क्या है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें किया जाए, बड़ा मन खुश होगा कि क्या सर मिले हैं, एकदम से प्यार का पंचनामा जो है पूरा करवा रहे हैं। हमेशा बच्चों ना, जीवन का हर जवानी की अपनी कहानी होती है। आप इतिहास के छात्र हैं, 23 साल की उम्र में सिकंदर विश्वविजय के अभियान पे निकल गया था। जिस भगत सिंह को पढ़ते हैं आप ना, भगत सिंह हमारे आप जैसे परिवार के नहीं थे। भगत सिंह पंजाब के धनाढ्य परिवार, जमींदार, उस जमाने के जमींदार करके थे। जो उनको भी लगना चाहिए था भाई कि हम अरे भाई जमींदार वर्ग, उसमें अंग्रेज जो हमको संरक्षण दिए हुए थे। भारत में सबको दिक्कत थी, लेकिन जमींदार वर्ग को कोई दिक्कत नहीं था। भगत सिंह को भी ये सोचना चाहिए था कि अरे मेरा घर का तो स्थिति बहुत अच्छा है, बाहर में कौन जाए जो इसमें पढ़ने। शादी तय हुई थी, उसके बाद भी हंसते हंसते चढ़ गए फांसी, झुकी न उनकी शान रे। 23 साल की उम्र में वो फांसी पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कहीं फांसी पे थोड़ी चढ़ना है भाई, आपको अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लड़ना है, अपने माँ बाप के जीवन में बेहतर लाने के लिए लड़ना है। आप अपने माँ बाप के गुरूर हैं, आप अपने माँ बाप के स्वाभिमान हैं। कभी भी कोई ऐसा कृत्य मत कीजिए जिससे माँ बाप की आत्मा को, अरे आप बचपन में जब पैंट में पॉटी किए होंगे, सुसु जब करता है माँ हिसाब करती है, पिता बचपन में तबियत खराब हुआ, पिता गले से लगा करके दौड़े होंगे,
अब मैं ये कह रहा हूं बच्चों ने कि जमाना आगे निकल चुका है। अगर मेरे बच्चे तो बहुत छोटे हैं भाई, अगर बड़े होकर वो मेरी बात ना माने तो मैं क्या कर सकता हूं? जबरदस्ती कुछ कर सकता हूं क्या? लेकिन जो इतने जैसे भी घर से आप लोग हैं, अपना हर माँ बाप अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं। मेरे सब दिक्कत वो अपने ऊपर साल लेते हैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत ना हो, गरीब घर का लड़का हो चाहे अमीर घर का हो। मुद्दे की बात है कि हम लोग भी संघर्ष करके आगे बढ़े तो हमसे ये सब फालतू वाली बातें नहीं हो पाती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब नहीं हो पाता। हमें लगता है कि बच्चे को उसके कर्तव्य पथ पर अगर छोड़ दिया जाए, उसको अपने लक्ष्य के प्रति जागृत कर दिया जाए, अगर वो लड़का मेहनत करके निकल गया तो अपना जीवन तो बनाया ही बनाया, अपने माँ बाप के बुढ़ापे का लाठी भी बना भाई, और इसके साथ साथ आगे का उसके बच्चे का, उसके परिवार का जीवन जो है सुखीपूर्वक हो जाएगा। तो उसी दृष्टिकोण से क्या होता है, उसी दृष्टिकोण से आप लोगों को प्रेरित करता हूं, उसी दृष्टिकोण से आप लोगों को प्रोत्साहित करता हूं। और जीवन के ये 2-3 साल ही सबसे क्रूशियल है। आप आईएएस बनेंगे कि आप पीसीएस बनेंगे, कि एक लड़का एसएससी बनेगा, कि एक लड़का प्राइमरी स्कूल का टीचर बनेगा, ये जीवन के आने वाले 2-3 साल आप उस समय को पहचानिए। इस इतने निर्णायक दौर से, इतने उम्र के निर्णायक पड़ाव से आप गुजर रहे हैं, किसी भी तरीके के जो मानसिक डिस्ट्रैक्टर है, मानसिक जो दिमाग को बहलाने वाली चीज है, सबसे कन्नी काट लीजिए। बच्चों एक बात ध्यान से, जो बात कह रहा हूं बस ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आईएएस आपका निकलता है ना, उस दिन आप भी रोते हैं, उस दिन आपके मम्मी पापा भी रोते हैं। आंखों देखा 17 साल से इसी दिल्ली में हूं, आंखों देखा हाल ही बता रहा हूं। जिस दिन आईएएस का रिजल्ट आता है, उस आईएएस रिजल्ट में आप अपना नाम देखते हैं ना, वो कहावत सुने ना, खुशी के आंसू। वो सारे संघर्ष के दिन, बचपन से जो संघर्ष करते करते अंततः जब आप इतनी प्रतिष्ठित सेवा में सफल होते हैं, आप भावुक होते हैं, तो आपका परिवार भी आपके साथ भावुक होता है। और आप अपने परिवार की अगली पीढ़ी हो, तो आप अपने परिवार की अगली पीढ़ी हो तो कहां पे बढ़ना है भाई? कुछ ऐसा करना है कि दादाजी को भी गर्व हो कि हमारा पोता है, हमारी पोती है, पिताजी को भी गर्व हो कि भाई हमने भी लाल पैदा किया है। और कुछ तो आपको अपनी जिद होनी चाहिए ना, कि मैं इस दुनिया में बस केवल इसी लिए आया हूं, क्या टाइम पास करने के लिए आया हूं? कुछ तो आपको अपने ऊपर जिद होना चाहिए ना। आप क्या है बस केवल आप जानते हैं। अभी दुनिया को आप फालतू समझ आते होंगे कि अरे ये मैं कर रहा है। एक जिद होना चाहिए कि मैं जो हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, और इस जमाने को एक दिन मैं दिखा दूंगा जो है भाई ना। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। लगे रहिए, खूब मेहनत कीजिए, जितना पसीना अभी निकालेंगे आप लोग, मेहनत करके पढ़ाई करके जितना पसीना निकालेंगे, विश्वास कीजिए आने वाला कल उतना ही सुनहरा होगा। अभी जितना आप लोग अपने आप को गलाएंगे, 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक पढ़ना, रोज रोज पढ़ना आसान नहीं होता है। तो रोज रोज 2-2 3-3 बजे रात तक पढ़ना सबके बस की बात नहीं, गलाना पड़ता है, साधना पड़ता है। आधुनिक सन्यासी, हर मैं कहता हूं आप लोग आधुनिक सन्यासी हैं। तो चलिए बच्चों, जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, उनसे जो है काफिला हम लोग आगे नहीं बढ़ पाया, तो कल हम लोग मिला जाएगा, क्योंकि आप लोग की जस्ट 7:50 पे क्लास भी होती है, तो हम लोग मिला जाएगा फिर कल, और कल जो है इसे आगे जो है कैरी ऑन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का साथ यहीं तक, मिलते हैं कल हम लोग इसी समय इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।